हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं इंश्योरेंस की एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स देने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इंश्योरेंस एजेंसी लेने के लिए आपको IC38 का एक छोटा सा एग्ज़ाम देना होता है जो III की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है। III मीन्स इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एग्ज़ाम मात्र 1 घंटे का होता है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको पास होने के लिए सिर्फ 50 में से 18 मार्क्स ही लाने होते हैं। अगर आप 17 मार्क्स ही लाते हैं तो भी आपको 1 मार्क्स का ग्रेस मिल जाता है और आप पास हो जाते हैं और आपको लाइसेंस मिल जाता है। इंश्योरेंस एजेंसी या बीमा सलाहकार बनने की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसे आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो भी पार्ट टाइम करके ये काम आप कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं या फुल टाइम करके भी इस काम को करते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता, आप खुद के बॉस होते हैं। आप जब चाहे ये काम शुरू कर सकते हैं। जब आपको लाइसेंस यानी कोड मिल जाता है तो आप उस कोड पर एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी और एक हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी दोनों चला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुछ सक्सेस पॉइंट्स जिनको पढ़कर और सुनकर ही आप पास हो जाएंगे। पहला पॉइंट है प्रस्तावक यानी प्रपोजर। प्रस्तावक वो होता है जो पॉलिसी खरीदने के लिए प्रस्ताव रखता है। प्रस्ताव कंपनी के पास रखा जाता है यानी बीमाकर्ता के पास। प्रस्तावक कोई भी हो सकता है जिसको बीमा चाहिए। प्रस्तावक हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहें तो हम कस्टमर को कह सकते हैं, क्योंकि कस्टमर ही प्रस्ताव रखता है कंपनी के पास, उसे ही पॉलिसी चाहिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्ताव पत्र यानी प्रपोजल फॉर्म। यह एक तरह का आवेदन पत्र होता है जिसे भरकर प्रस्तावक पॉलिसी खरीदता है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रस्तावक को भरकर कंपनी को देनी होती है। प्रस्तावक इस फॉर्म के जरिए ही पॉलिसी खरीदता है। जिस फॉर्म को भरकर वो पॉलिसी खरीदता है उसे प्रपोजल फॉर्म या प्रस्ताव पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी धारक यानी पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर वो होता है जिसके नाम की पॉलिसी आती है, यानी पॉलिसी बॉन्ड पर जिसका नाम होता है वही पॉलिसी होल्डर होता है। पॉलिसी होल्डर को हम बीमा धारक भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बीमाकर्ता यानी कंपनी, जो कस्टमर की पॉलिसी करता है। बीमाकर्ता वो होता है जो कस्टमर की पॉलिसी करता है। जैसे कस्टमर ने प्रस्ताव रखा और कि मुझे पॉलिसी चाहिए, अब कंपनी डिसाइड करेगी कि पॉलिसी करनी है या नहीं। तो कंपनी के पास में उसने प्रस्ताव रखा और कस्टमर की पॉलिसी कंपनी के द्वारा करी गई, उसे हम बीमाकर्ता यानी कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभिकर्ता यानी एजेंट, एडवाइज़र या सलाहकार, कुछ भी कह सकते हैं हम इसे। जो कंपनी और कस्टमर के बीच का सलाहकार होता है या बीच की कड़ी होता है, ये दोनों को बांधे हुए रखता है। इसे ही हम एडवाइज़र, अभिकर्ता, सलाहकार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमियम। जब हम पॉलिसी खरीदते हैं तो जो उसकी किस्त होती है, जो कंपनी को हमें देनी होती है, वो प्रीमियम कहलाती है। बीमा पॉलिसी की किस्त 4 मोड्स में दे सकते हैं हम, जैसे ईयरली में यानी सालाना, हाफ ईयरली यानी छमाही, क्वार्टरली यानी तिमाही और मंथली यानी मासिक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में कि इंश्योरेंस में कंसिडरेशन का क्या अर्थ है। कंसिडरेशन मीन्स इसका आंसर ये है कि प्रीमियम। इंश्योरेंस में कंसिडरेशन का अर्थ होता है प्रीमियम, तो आपको प्रीमियम पे टिक करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बीमा। बीमा एक तरह का अनुबंध है। अनुबंध मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, जो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में हो सकता है। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक प्रस्ताव रखता है और दूसरा उसे स्वीकार करता है। प्रस्ताव कौन रखता है, यानी प्रस्तावक प्रस्ताव रखता है और कंपनी उसके प्रस्ताव को स्वीकार भी सकती है और नहीं भी स्वीकार सकती है। जब कंपनी प्रस्ताव स्वीकारती है
तो वहीं से बीमा की शुरुआत होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट के जरिए ये बताना चाहूँगी कि बीमा क्या है। एक्चुअली बीमा आकस्मिक घटनाओं से होने वाली आर्थिक हानि की भरपाई कहलाता है। मतलब इसका है ये कि अगर कोई घटना होती है और उससे जो भी आर्थिक हानि होती है यानी फाइनेंशियल लॉस होता है, तो उसकी जो सुरक्षा करता है, उसकी जो भरपाई करता है, वो बीमा करता है। उसे हम बीमा कहते हैं। बीमा वह साधन है, बीमा हम उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क यानी प्रीमियम यानी कंसिडरेशन देकर हानि के जोखिम यानी और दूसरे पक्ष यानी बीमाकर्ता पर डाला जा सकता है। जो भी जोखिम हो रहा है, जो भी आर्थिक हानि का जोखिम है, उसको हम कंपनी पे डाल देते हैं यानी बीमाकर्ता पे डाल देते हैं। अब बीमाकर्ता ही देखेगी इन केस अगर कोई भी घटना होती है तो उसे हम बीमा कहते हैं। बीमा शब्द जो है वो फारसी से लिया गया है। इसका अर्थ होता है जिम्मेदारी लेना। बीमा एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बीमाकर्ता बीमाकृत द्वारा, बीमाकृत यानी कस्टमर से एक निश्चित रकम के बदले, निश्चित रकम कौन सी हुई यानी प्रीमियम के बदले किसी निश्चित घटना होने पर, कोई भी घटना होने पर एक निश्चित रकम यानी डेथ कवर हुआ और जो भी इसमें सम एश्योर्ड हुआ वो देता है। यानी जो भी कस्टमर है वो तो कंपनी को प्रीमियम दे रही है, उसके बदले, प्रीमियम के बदले कंपनी क्या दे रही है कस्टमर को? एक निश्चित रकम यानी सम एश्योर्ड या डेथ कवर वो देती है, वो बीमा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा धन यानी सम एश्योर्ड। वो राशि जितने का बीमा लिया गया है, यानी बीमित की डेथ के बाद जो राशि नॉमिनी को दी जाती है वो राशि सम एश्योर्ड कहलाती है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था बीमा के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि कस्टमर प्रीमियम देता है, उसके बदले में कंपनी उसे एश्योरेंस देती है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को हम जो भी इन बिहाफ ऑफ प्रीमियम वो राशि हम आपको देंगे। तो जो राशि दी जाती है वो सम एश्योर्ड डेथ बेनिफिट हम उसे कह सकते हैं। तो वो सम एश्योर्ड यानी जितने के लिए आपने बीमा लिया गया है वो कहलाता है बीमा धन। नेक्स्ट पॉइंट है मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। दो तरह के क्लेम होते हैं, डेथ क्लेम और मैच्योरिटी क्लेम। मैच्योरिटी क्लेम को हम दूसरी लैंग्वेज में सर्वाइवल बेनिफिट या सर्वाइवल क्लेम भी कह सकते हैं। क्या होता है ये मैच्योरिटी क्लेम? जीवित रहने पर जो पॉलिसी के अंत में प्राप्त होगा। जैसे 20 साल की पॉलिसी ले ली, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 20 साल की पॉलिसी ली है किसी ने, एक्स पर्सन ने 20 साल की पॉलिसी ली है, बीच में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम मिल जाता है और वो मिलता है नॉमिनी को और वहीं पॉलिसी बंद हो जाती है। लेकिन अगर पॉलिसी 20 साल की पॉलिसी ली है और जो बीमित है वो सरवाइव कर रहा है, मतलब जिंदा है, जीवित है, तो 20 साल में जो मैच्योरिटी होगी उसकी, यानी 20वें साल जो अमाउंट दिया जाएगा वो कहलाता है मैच्योरिटी क्लेम यानी परिपक्वता। तो दो तरह के क्लेम होते हैं, डेथ क्लेम और मैच्योरिटी क्लेम, दोनों मैंने आपको बता दिए। डेथ क्लेम जो डेथ पे दिया जाता है, और जो डेथ छोड़ कर अगर पॉलिसी 20 साल की ली गई है और पॉलिसी के अंत तक पॉलिसी चल रही है तो उस समय जो अमाउंट दिया जाएगा वो कहलाता है मैच्योरिटी क्लेम। नेक्स्ट पॉइंट है संपूरक यानी राइडर। ये किसी भी पॉलिसी के साथ लिया जा सकता है। राइडर क्या होता है कि जैसे हम थोड़ा सा अमाउंट देकर हम ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकते हैं पॉलिसी का। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम लोग पिज़्ज़ा लेते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो क्या होता है, हम नॉर्मल पिज़्ज़ा अगर खाते हैं तो हमें वो पड़ता है ऐसे 300-400 का। लेकिन अगर हम मैक्सिकन पिज़्ज़ा ले रहे हैं या फिर कोई भी मार्गरेटा पिज़्ज़ा ले रहे हैं तो वो हमें पड़ेगा 500 का। यानी वही चीज़ हमें मिलती है लेकिन थोड़ा सा अमाउंट हम अर्न करके, यानी थोड़ा सा अमाउंट हम खर्च करके 300 की जगह हम 200 रुपीज़ और दे रहे हैं और 500 में हम मैक्सिकन पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो वैसे ही राइडर होता है कि हम इंश्योरेंस पे थोड़ा सा अमाउंट और देकर हम ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। 5 तरह के होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं,
एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। ये क्या होता है कि अगर पॉलिसी 20 साल की ली गई है और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर उस पॉलिसी के साथ अटैच किया गया है, तो उस पॉलिसी का प्रीमियम बहुत ही कम आएगा, 3,000, 2,000 बस। लेकिन उस डिपेंड करता है कि कितने की पॉलिसी हो, लेकिन उसके बिहाफ पे पूरा डेथ बेनिफिट, अगर आपका 10 लाख का डेथ बेनिफिट है तो 10 का 20 लाख हो जाएगा, डबल हो जाता है। तो थोड़ा सा हम देकर अमाउंट ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं हम, वो होता है राइडर। नेक्स्ट पॉइंट है बीमांकनकर्ता। किसी व्यक्ति पर जितना जोखिम है वो जांच करता है बीमांकनकर्ता, यानी अंडरराइटर। अंडरराइटर कौन होते हैं? किस व्यक्ति पर कितना जोखिम है। जैसे कोई भी पॉलिसी लेने के लिए आता है तो कस्टमर ने प्रस्ताव रखा कंपनी पे कि मुझे पॉलिसी चाहिए। कंपनी के हेड ऑफिस में एक बंदा बैठता है, उसको वो अंडरराइटर कहलाता है। वो व्यक्ति के पास में सारी पॉलिसीज़ रहती हैं। अब वो उन्हें अंडरराइट करते हैं, मतलब जांच करते हैं, इंक्वायरी करते हैं उसकी कि किसको पॉलिसी देनी है और किसको नहीं देनी है। वो डिसीजन जो लिया जाता है वो बीमांकनकर्ता द्वारा लिया जाता है, यानी अंडरराइटर लेता है कि मेरे को इस व्यक्ति को पॉलिसी देनी है या नहीं देनी है। तो पॉलिसी को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का काम अंडरराइटर करता है। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में कि पॉलिसी को अंडरराइट करने का काम, यानी पॉलिसी को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का काम किसके अंडर में होता है। तो ये काम अंडरराइटर करते हैं और इस प्रोसेस को अंडरराइटिंग कहा जाता है, यानी पॉलिसी की छटाई करना, यानी जांच करना कि किसको पॉलिसी देनी है किसको नहीं देनी है, वो कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है बीमांकन यानी अंडरराइटिंग। तो दोनों पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। अंडरराइटर कि किस व्यक्ति को पॉलिसी देनी है या नहीं देनी है, वो अंडरराइटर है। और अंडरराइटिंग यानी उस प्रोसेस को अंडरराइटिंग कहते हैं कि पॉलिसी की छटाई करना और जांच करना, वो अंडरराइटिंग प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वेयर। जो दुर्घटना मामलों की जांच करके रिपोर्ट बनाते हैं दावा निपटाने के लिए, उन्हें सर्वेयर कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, हम जैसे बाइक वगैरह का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि अगर इन केस बाइक का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ लोग आते हैं वो चेक करने के लिए कि एक्सीडेंट हुआ है तो क्या डैमेज हुआ है क्या नहीं डैमेज हुआ है। तो जो देखने के लिए आते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, वो कहलाते हैं सर्वेयर। सर्वेयर हमेशा क्लेम सेटलमेंट के लिए ज़रूर आते हैं। क्लेम सेटलमेंट होने से पहले वो देखने के लिए ज़रूर आते हैं। तो डेथ क्लेम होती है या फिर बाइक वगैरह में होती है तो क्लेम देखने के लिए आते हैं। डेथ क्लेम के केस में कैसे आते हैं कि इन केस, वैसे तो अगर नॉर्मल डेथ हुई है तो कोई इशू नहीं है। इन केस अर्ली डेथ होती है, अर्ली डेथ का मतलब ये है कि जैसे पॉलिसी ली है और विदिन 2 to 3 ईयर्स ही उसकी डेथ हो गई, तो सर्वेयर आएंगे चेक करने के लिए कि जेन्युइन डेथ है या नहीं। इन केस अगर जेन्युइन डेथ होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो पॉलिसी का जो भी क्लेम होता है डेथ क्लेम, वो नॉमिनी को दिया जाता है, लेकिन सर्वेयर की रिपोर्ट लगाने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में इसका मतलब है बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। ये कौन होते हैं? ये एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट के जैसे काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स के ऊपर कौन वर्क करता है कि रेगुलेट करता है, एक रेगुलेटरी है ये IRDA। जैसे बैंक के ऊपर RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो वर्क करती है। RBI अगर कोई भी नियम निकालती है तो वो जितने भी बैंक्स हैं उनको फॉलो करना होता है। जो भी रेगुलेट करती है, सारी बैंक्स को रेगुलेट करती है RBI, वैसे ही सारे इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDA। जैसे शेयर मार्केट कंपनीज हैं, उन सब के ऊपर कौन है, उनको कौन रेगुलेट करता है? शेयर मार्केट कंपनीज यानी सिक्योरिटीज़ कंपनीज को SEBI करती है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे ही इंश्योरेंस के ऊपर IRDA है। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में चल रही हैं, 24 कंपनीज अभी रनिंग में हैं मार्केट में लाइफ इंश्योरेंस की, तो
उनके ऊपर IRDA है, यानी जो भी नियम पारित करेगी अगर IRDA, वो सारी इन कंपनीज को मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेस पीरियड यानी अनुग्रह अवधि। ये क्या होती है? पॉलिसी की किस्त निश्चित तारीख में नहीं देने पर अतिरिक्त अवधि दी जाती है। क्या होता है ये, जब हम पॉलिसी लेते हैं कोई भी पॉलिसी, तो उसकी एक ड्यू डेट होती है, मतलब आपको इस दिन पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है। अगर हम उस दिन बाई मिस्टेक हम भूल गए या कोई भी कारण हो गया या हम नहीं दे पाए, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी ड्यू डेट के बाद में थोड़ी सी एक पीरियड रखती है, एक अवधि रखती है कि आप अगर ड्यू डेट पे प्रीमियम नहीं पे कर पाए हैं तो आप ग्रेस पीरियड में भी प्रीमियम को पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी पॉलिसी ईयरली मोड पे चल रही है या हाफ ईयरली मोड पे चल रही है या क्वार्टरली मोड पे चल रही है, तो आप 1 मंथ का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। पॉलिसी की अगर डेट है 15 जून की और वो पे करनी है, तो 15 जुलाई तक आपके पास में ग्रेस पीरियड, 14 जुलाई तक आपके पास में ग्रेस पीरियड रहता है कि आप अगर 15 जून को भूल गए हैं या नहीं पे कर पाए, तो आपके पास में 14 जुलाई तक का टाइम है, आप उसे पे कर सकते हैं ईयरली के मोड में, ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड में। नेक्स्ट पॉइंट है व्यपगत मीन्स लैप्स। अगर पॉलिसी का प्रीमियम हम दे रहे हैं और नहीं दे पाए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रेस पीरियड में भी हमें दिया जाता है कि हम पॉलिसी का प्रीमियम दे दें, लेकिन अगर हम ग्रेस पीरियड में भी नहीं दे पाए हैं तो पॉलिसी क्या होगी, पॉलिसी वहीं रुक जाएगी। मतलब कि जितने भी पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं वह वहीं क्लोज हो जाएंगे। इन केस अगर आपको कोई मनी बैक आपने पॉलिसी ले रखी है तो वो मनी बैक नहीं आएगा, क्योंकि आपकी पॉलिसी एक तरह से स्टॉप हो रखी है, बिल्कुल नहीं चल रही है, क्योंकि आपने प्रीमियम जो था वो ड्यू डेट पे भी नहीं दिया, जब ग्रेस पीरियड आया वो भी आप भूल गए, नहीं दे पाए, तो उस केस में आपकी पॉलिसी लैप्स में चली गई। जैसे अभी मैंने बताया था 15 जून का था, 14 जुलाई तक का ग्रेस पीरियड आपको दिया है, लेकिन आपने 14 जुलाई को भी अगर पे नहीं कर पाए तो 15 जुलाई से आपकी पॉलिसी लैप्स में चली गई। इन केस अगर 15 जुलाई के बाद डेथ भी हो जाती है कस्टमर की, तो कोई भी क्लेम नहीं दिया जाता है कंपनी की तरफ से। जनरली ऐसा होता है, काफ़ी केसेस में ऐसा होता है, और क्वेश्चन भी आता है कि लैप्स पॉलिसीज़ के केस में पॉलिसी अगर लैप्स हो गई है और दावा निकला है, मीन्स डेथ क्लेम हुआ है, तो क्या कंपनी उसको बेनिफिट देगी या नहीं देगी। तो क्वेश्चन आता है ये। जनरली ये होता भी है क्योंकि ग्रेस पीरियड निकल गया, उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है और प्रीमियम नहीं दे पाए हैं, तो फिर उस केस में लैप्स में चली गई पॉलिसी और कोई भी दावा, कोई भी क्लेम आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा अपनी पॉलिसी को जो है वो चालू रखिए, चलते रहनी चाहिए आपकी पॉलिसी, लैप्स में मत डालिए। यानी आपका जब ड्यू डेट है तब आप प्रीमियम प्रॉपरली पे करिए, अगर ड्यू डेट पे नहीं कर पाए हैं तो ग्रेस पीरियड तक आने तक आप ज़रूर पे करिए, पॉलिसी को लैप्स मत होने दीजिए। लैप्स के केस में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इन केस अगर डेथ भी हो जाती है तो कोई क्लेम नहीं होगा। आपने मान लेते हैं 10 ईयर्स की 20 ईयर्स की पॉलिसी थी और 10 ईयर्स तक प्रीमियम पे किया, पर 11 ईयर्स में नहीं कर पाए और 11 ईयर्स जो पॉलिसी को थे तो डेथ हो गई, तो आपकी जो 10 ईयर्स के प्रीमियम है ना वो सारे चले जाएंगे, क्योंकि आपकी पॉलिसी चालू नहीं है, लैप्स में पड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, अपनी पॉलिसी को आप लैप्स में न डालें। नेक्स्ट पॉइंट है रिवाइवल यानी पुनर्जीवन। अब आपकी पॉलिसी लैप्स में चली गई, लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करना वो कहलाता है रिवाइवल। अब आपकी पॉलिसी लैप्स में चली गई और आपको 6 महीने साल भर बाद में फिर याद आई, 11th ईयर पे आपकी पॉलिसी लैप्स में चली गई थी और मान लेते हैं डेथ नहीं हुई है, लेकिन अगर आपको याद आई कि हाँ 12th ईयर चल रहा है मेरा और मैंने लास्ट ईयर प्रीमियम नहीं पे किया था, इनकेस अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी दोबारा आपकी पॉलिसी को चला देती है। तो जब चलाती है तो उसे रिवाइवल कहते हैं, लेकिन कैसे चलाती है, कुछ शर्तें लगा देती है कंपनी। जैसे पहला तो जो भी आपका लैप्स में पड़ी हुई थी, जो भी आपका प्रीमियम बकाया है 1 साल का 2 साल का, वो आपको देना ही देना है, प्लस उस पर ब्याज भी लेगी कंपनी, क्योंकि इतने दिन आपने नहीं दिया था तो उसका ब्याज लेगी। साथ में आपका तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए भी आपको डालेगी, क्योंकि अगर आप दोबारा पॉलिसी चलाने के लिए आए हो
तो नेचुरल सी बात है कि इन केस कोई ना कोई फैक्ट है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है कस्टमर को, तभी वो दोबारा पॉलिसी चलाने के लिए आया है। तो उस केस में मेडिकल चेकअप भी लेगी। मेडिकल चेकअप अगर जेन्युइन निकलता है, नॉर्मल निकलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी पॉलिसी रिवाइव हो जाएगी। इन केस अगर मेडिकल चेकअप में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है, यानी जितनी भी बकाया राशि है वो, साथ में ब्याज और साथ में मेडिकल चेकअप। ये करने के बाद ही आपकी पॉलिसी को दोबारा चालू किया जाता है, यानी आपकी पॉलिसी का दोबारा पुनर्जन्म हुआ है, रिवाइव हुई है आपकी पॉलिसी। ठीक है, ये 2 साल का टाइम होता है। हाँ, रिवाइवल पीरियड होता है सिर्फ 2 ईयर्स का। आपकी पॉलिसी लैप्स में चली गई है, उसके 2 साल के अंदर अगर आपको याद आ गई तो आप अपनी पॉलिसी को चला लीजिए। और 2 साल भी बीत गए तो आपकी पॉलिसी का कुछ नहीं होगा, ना उधो का लेना ना माधो का देना। ना कंपनी आपको भूल जाएगी और आप कंपनी को भूल जाइए। जितने भी आपने प्रीमियम दे दिए हैं वो सब चले जाएंगे। तो कोशिश यही करिए कि इन केस अगर पॉलिसी लैप्स में भी चली गई है तो आप रिवाइवल पीरियड में अपनी पॉलिसी को ज़रूर चला लीजिए। क्वेश्चन ये आता है कि रिवाइवल पीरियड कितने साल का होता है, तो 2 ईयर्स का रिवाइवल पीरियड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नामिती यानी नॉमिनी। नॉमिनी नेम तो आपने जनरली सुना होगा। आप बैंक खाता खुलवाते हैं तो वहाँ पे नॉमिनी डिटेल दी जाती है, जनरली मांगी जाती है कि आप अपनी नॉमिनी डिटेल दीजिए। तो नॉमिनी का मतलब क्या होता है? नॉमिनी का मीन्स ये होता है कि इन केस आपको कुछ हो गया तो आपके बिहाफ पे कौन उसका उत्तराधिकारी है, कौन उस पैसे का उत्तराधिकारी है, वो नॉमिनी कहलाता है। यानी जिसने पॉलिसी ली है, बीमित ने अगर पॉलिसी ली है तो बीमित की डेथ पर जो डेथ क्लेम अमाउंट दिया जाएगा, जिस पर्सन को दिया जाएगा, यानी जिस उसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा, वो नॉमिनी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृष्ठांकन यानी एंडोर्समेंट। जैसे हम पॉलिसी लेते हैं तो जनरली क्या होता है कि हमें मान लेते हैं कि कभी हमें एड्रेस चेंज करवाना है, हमारा एड्रेस चेंज हो गया, हम इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन में चले गए। तो उस केस में क्या होता है कि हम एक पेज होता है पॉलिसी बॉन्ड के अंदर होता है एंडोर्समेंट यानी पृष्ठांकन, उस फॉर्म को हमको निकालना है और वो सबमिट करना है एड्रेस चेंज करवाने के लिए, नेम चेंज करवाने के लिए या मोड चेंज करवाने के लिए। पॉलिसी का मोड चेंज करवाने के लिए भी वो फॉर्म काम आता है। मोड मीन्स जैसे ईयरली मोड में है, हाफ ईयरली में है, क्वार्टरली में है, मंथली में है, तो इन्हें मोड्स कहा जाता है। अगर मंथली मोड में आपकी पॉलिसी चल रही है और मंथली से आपको क्वार्टरली या ईयरली करवानी है या हाफ ईयरली करवानी है, तो आपको ये एंडोर्समेंट यानी पृष्ठांकन अटैच करके देना होगा कंपनी को, सबमिट करना होगा कंपनी के पास में। और अगर आपको पता चेंज करवाना है यानी एड्रेस चेंज करवाना है तो सेम यही फॉर्म देना होगा, साथ में उसके साथ एड्रेस प्रूफ लगाना होगा, वो आप सबमिट करेंगे। या और भी कोई भी चीज़ अगर आपको चेंज करवानी है तो एंडोर्समेंट जो होता है वो फॉर्म काम आता है। वो आप सबमिट करने के बाद में आप जिस चीज़ के लिए आपने वो फॉर्म सबमिट किया है वो आपका चेंज हो जाता है। यानी किसी भी चेंजेस के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो हम पृष्ठांकन को यूज़ करते हैं, एंडोर्समेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रहणाधिकार यानी लीन। लीन क्या होता है कि ये एक धारा है जो ज़्यादा रिस्क वाले व्यक्तियों पर लगाई जाती है। ज़्यादा रिस्क वाले मीन्स जैसे पायलट, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इन पे ज़्यादा रिस्क होता है। क्योंकि देखो पायलट है, ड्राइवर है, इनका काम ऐसा है, इनका जॉब ऐसी है कि इन पे रिस्क रहेगा ही रहेगा। डेथ का रिस्क इन पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बिहाफ पे कंपनी क्या करती है कि इनकेस अगर कोई, ऐसा नहीं है कि कंपनी इनको पॉलिसी देती नहीं है, पॉलिसी देंगी लेकिन लीन लगा के देंगे। लीन का मतलब होता है ग्रहणाधिकार, कि हम आपकी पॉलिसी को लेंगे तो ज़रूर लेकिन कुछ शर्तों के साथ लेंगे। कैसे? इन्हें या तो 5 साल तक का प्रीमियम जो है वो और लिया जाता है, 5 साल एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है, या फिर क्या होगा, क्या इनका जो डेथ बेनिफिट है वो कम कर दिया जाता है कि जो नॉर्मल पर्सन को दिया जा रहा है उसके बिहाफ पे अगर हम देखेंगे, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो जो लीन पर्सन होते हैं उनको डेथ बेनिफिट या जो भी इनका बेनिफिट है वो कम दिया जाता है। ये कहलाता है ग्रहणाधिकार। मीन्स अगर पॉलिसी ले भी रहे हैं तो ग्रहणाधिकार के अंतर में दे रहे हैं, यानी पॉलिसी का बेनिफिट आपका कम हो जा रहा है। यानी 5 साल का मेन बेनिफिट कम होता है, या तो आपको प्रीमियम ज़्यादा देना होता है या 5 साल का बेनिफिट आपको कम मिलेगा।
तो क्वेश्चन इसमें ये आता है कि गहनाधिकार नियम कितने साल का लगाया जा सकता है, तो 5 साल होता है, 5 साल का लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे आप ध्यान से सुनिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है कि हर चीज़ का एक सिद्धांत होता है, वैसे ही इंश्योरेंस का भी एक सिद्धांत होता है। टोटल इसमें 7 पॉइंट्स हैं, 7 इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ अभी 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस, उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं और वही पूछे जाते हैं। जो पेपर आप देने के लिए जा रहे हैं IC38 का, उसमें यही 3 पे ही आएंगे। कौन कौन से पे? सबसे पहला है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी बीमा योग्य हित। क्या होता है बीमा योग्य हित? बीमा योग्य हित कुछ नहीं होता। जनरली ये क्या होता है कि जैसे किसी के होने पे हमें लाभ हो और किसी के न होने पे हमें आर्थिक हानि अगर होती है, वो कहलाता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। किसी के होने पे मीन्स फैमिली में मेंबर्स होते हैं, जैसे सबसे बड़े होते हैं ना, मदर, फिर फादर, फिर उनका बेटा होता है, बेटा बहू, फिर उनके बच्चे होते हैं, लड़का लड़की। तो इस तरह से एक फैमिली बनती है। तो जो बेटा होता है हम उसको एक मान लेते हैं ए पर्सन है, उसके फादर और मदर FM, एंड उसके वाइफ है W, ए के बच्चे हैं C1 C2। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए की ब्रदर भी है और सिस्टर भी है, तो ब्रदर का हम B ले लेते हैं और सिस्टर का हम S ले लेते हैं। तो ये एक फैमिली बन गई, यानी ए के मदर फादर, सिस्टर ब्रदर, वाइफ और 2 चिल्ड्रन। तो ये एक फैमिली बन गई। ए के साथ में अगर ए को और इसकी वाइफ को हम देखते हैं, अगर वाइफ की लाइफ में ए नहीं होगा तो वाइफ को लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, यानी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस होगा, जिसकी वजह से वाइफ को बियर करना पड़ेगा अगर ए नहीं होगा, क्योंकि अभी सारी जिम्मेदारी ए पे है, ए ही अर्निंग मेंबर है। तो यानी ए वाइफ की पॉलिसी ले सकता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट जब भी होगा तब पॉलिसी ली जाती है। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, उन दोनों के बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, तो पॉलिसी नहीं मिलेगी किसी भी कीमत पे। तो स्टार्टिंग में देखी जाएगी पॉलिसी कि आपको अगर पॉलिसी आप लेने के लिए कंपनी के पास में गए हो, तो कंपनी ये देखेगी स्टार्टिंग में ही कि आपकी पॉलिसी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं। यानी अगर ए अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी ले रहा है या वाइफ ए के लिए ले रही है, तो पॉलिसी मिलेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं और इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इन दोनों में। ए अगर नहीं रहता है तो वाइफ को भी लॉस होगा, और वाइफ नहीं रहती है तो ए को भी लॉस होगा, क्योंकि उसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा रखी है, बच्चों को देखना, घर को देखना, माँ बाप को देखना, सब कुछ। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस होगा, या तो उसे सेकंड मैरिज करनी पड़ेगी या उसे कोई ना कोई मेड रखनी पड़ेगी, तो फाइनेंशियल लॉस कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो यानी ए की लाइफ में वाइफ और वाइफ की लाइफ में ए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन ए अगर पॉलिसी ले रहा है अपनी वाइफ के लिए कितने भी अमाउंट की, तो वाइफ की जो पॉलिसी, वाइफ अगर अपने ए के लिए ले रही है, हमेशा जो ए की पॉलिसी होगी उसका डेथ क्लेम ज़्यादा होगा। कभी भी वो अपनी वाइफ के लिए ज़्यादा की पॉलिसी नहीं ले सकता। अगर उसकी पॉलिसी ए की हो रखी है 10 लाख की और वो अपनी वाइफ की चाहता है नहीं मैं तो इसकी 20 लाख की पॉलिसी लेना चाहता हूँ, तो कभी भी कंपनी नहीं देगी, क्योंकि अपने से ज़्यादा की वो पॉलिसी नहीं ले सकता है, वो पॉलिसी होल्डर है उस केस में। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। पॉलिसी होल्डर भी वही होता है जो प्रीमियम पे करता है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्रिएट करते हैं, इससे ए अपनी फादर और मदर के लिए पॉलिसी लेना चाह रहा है, तो क्या वो ले सकता है? हाँ, ले सकता है, क्योंकि फादर मदर अगर नहीं होंगे तो उससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस होगा, और फादर मदर की लाइफ में भी ए के लिए वैसे ही है कि वो अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चा नहीं होगा तो उन्हें भी फाइनेंशियल लॉस होगा। जैसे कि अब ए अपने बच्चों के लिए सोचता है कि ये बड़े होंगे तो मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वैसे ही ए के फादर मदर सोचते हैं कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, अगर ये नहीं होगा तो मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस होगा।
तो फादर मदर ए के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। ए क्या फादर मदर के लिए पॉलिसी ले सकता है? ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। अब बात करते हैं सिस्टर और ब्रदर की। क्या ए की लाइफ में ब्रदर और सिस्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं? अगर ए का ब्रदर यानी बी नहीं रहेगा तो क्या ए को लॉस होगा? कोई लॉस नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। अगर ए की लाइफ में उसकी सिस्टर नहीं रहती है तो क्या उसे लॉस होगा? नहीं होगा। यानी ए की लाइफ में ब्रदर सिस्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? कभी भी वो पॉलिसी नहीं ले सकता। भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए, भाई भाई के लिए और भाई बहन बहन के लिए पॉलिसी कभी नहीं ले सकते, क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। और एक क्वेश्चन इसमें आता है कि जैसे ए का कोई फ्रेंड है एक्स, वो बचपन से साथ में पढ़े, साथ में खेले कूदे, सब कुछ किया, शादी भी साथ में हुई। अब इन केस एक्स के लिए ए पॉलिसी लेना चाह रहा है, वो कंपनी के पास में गया और उसने एक्स के लिए पॉलिसी के लिए अप्लाई किया, तो क्या कंपनी एक्स के लिए पॉलिसी दे देगी? मतलब उसका प्रीमियम ए पे करेगा और एक्स के डेथ पे पैसा मिलेगा ए को। हमेशा पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे करता है, और अगर डेथ हो जाती है, नॉमिनी उसने किसी को भी बनाया, लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है यानी पैसा उसने दिया है, वो जीवित है, पहला पैसा पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, उसके बाद नॉमिनी को मिलेगा। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर क्या होगा। ए अगर पॉलिसी लेने के लिए आया है एक्स के साथ में, तो क्या कंपनी एक्स को पॉलिसी देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि एक्स और ए के बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। इन केस अगर एक्स को कुछ हो जाता है तो ए को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। वो तो चाहेगा कि मैं इसकी पॉलिसी करवा दूँ और इसका मर्डर करवा दूँ और फिर सारा पैसा मुझे मिल जाए, चाहे वो कितना ही वर्दी क्यों ना हो, कितने ही एक दूसरे पे लॉयल क्यों ना हो। सेम एक्स भी ए के लिए पॉलिसी नहीं ले सकता। तो ये क्वेश्चन आता है, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हो, ब्रदर सिस्टर हो, वो पॉलिसी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी बीमा योग्य हित मौजूद नहीं है। ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में हमेशा स्टार्टिंग में देखा जाता है कि आप में जब आप पॉलिसी लेने के लिए जा रहे हो कंपनी के पास में, तब देखा जाता है कि क्या आप दोनों के बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। अगर होता है तो मिलता है, नहीं होता है तो नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा अटमोस्ट गुड फेथ, यानी परम सद्भाव का सिद्धांत। इससे आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। परम सद्भाव मतलब एक दूसरे में अच्छे भाव का होना ज़रूरी है। एक दूसरे मतलब कंपनी और कस्टमर, यानी बीमित और बीमा करता, इन दोनों के बीच में अटमोस्ट गुड फेथ होना ज़रूरी है। परम सद्भाव का सिद्धांत होना ज़रूरी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स मतैक्य, मतलब दोनों का जो मत है, दोनों के जो विचार हैं, जो सोच है, वो एक होने चाहिए। कस्टमर अगर कंपनी के पास में पॉलिसी लेने के लिए आया है तो वो सारी चीज़ वो लॉयल्टी के साथ में कंपनी पे फेथ करे कि हाँ मेरे को पॉलिसी लेनी है, इन केस अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी बिहाफ पे मेरी फैमिली को सपोर्ट कंपनी करेगी। सेम वैसे ही कस्टमर जब आया है कंपनी के पास में तब भी होना ज़रूरी है, और जब कस्टमर ने कंपनी को दी है पॉलिसी तो कंपनी भी यही मतैक्य रखेगी, यही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखेगी कि ठीक है, इन केस अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट मैं करूँगी। बशर्ते दोनों के भाव एक होने चाहिए, यानी कस्टमर जिस चीज़ के लिए वो पॉलिसी ले रहा है, जिस सोच के लिए वो पॉलिसी ले रहा है कि मेरे को इसलिए पॉलिसी चाहिए, तो वो कंपनी उसे पूरा करे। और कंपनी जब पॉलिसी ले रही है तो कंपनी को भी ये देखना है कि जो भी कस्टमर ने डिटेल अपनी फिल करी है, जो भी इंफॉर्मेशन वो फिल करी है, वो प्रॉपर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी कंपनी उसको पॉलिसी देगी। यानी दोनों का एक दूसरे पे फेथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर कस्टमर स्मोकिंग करता है और उसने
फॉर्म में यानी प्रस्ताव में वो चीज़ मेंशन नहीं करी है और डेथ क्लेम आ गया है, इसी वजह से आया, या स्मोकिंग करता है या ड्रिंकिंग करता है या वॉट एवर, उसने कुछ भी उसमें मेंशन नहीं किया और डेथ क्लेम इसी की वजह से हुआ है, डेथ अराइज हुई है इसी की वजह से, तो क्लेम नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में अटमोस्ट गुड फेथ नहीं है। ये प्रिंसिपल्स इसीलिए बनाए गए हैं कि होना ज़रूरी है, इसलिए। तो हमेशा ध्यान रखना है, परम सद्भाव का सिद्धांत यानी कंपनी का कस्टमर पे, कस्टमर का कंपनी पे फेथ होना बहुत ज़रूरी है। फेथ वो भी गुड फेथ। ओके, ये भी लाइफ इंश्योरेंस के केस में इसमें देखा जाता है, लाइफ इंश्योरेंस में भी और नॉन लाइफ दोनों में देखा जाता है। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का सिद्धांत ये होता है, ये सिर्फ नॉन लाइफ इंश्योरेंस में देखा जाता है। यानी इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। तो जिस चीज़ की क्षति होती है उसी की पूर्ति होगी ना, लाइफ की तो क्षति होती ही नहीं है। सुना होगा आपने भी, लाइफ का क्या होता है, लाइफ की तो सीधे डेथ ही होती है, कोई हानि नहीं होती ना। इसलिए हानि किस चीज़ की हो सकती है? बॉडी की हो सकती है। तो वो फिर बॉडी किस चीज़ में आ जाता है? हेल्थ में चला जाता है। हेल्थ हमेशा नॉन लाइफ में आता है, लाइफ में कभी नहीं आता, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं आता। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करूँगी कि कितने टाइप के होते हैं इंश्योरेंस, तो मैं आप वहाँ डिस्कस कर दूँगी, आपको बता दूँगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस के केस में या जनरल इंश्योरेंस यानी बाइक वगैरह के केस में ये इंडेमनिटी का सिद्धांत लागू होता है। कब कब लागू देखा जाता है? ये स्टार्टिंग में देखा जाता है जब हम पॉलिसी लेने के लिए जा रहे हैं बाइक के लिए या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, और क्लेमिंग के टाइम पे कि आप जो कह रहे हो वो सही है या नहीं, क्षति हुई भी है या नहीं। तो ये पॉइंट होना ज़रूरी होता है इंडेमनिटी के केस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।